हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। एडवांस मैथ में मेरा एडवांस मैथ में मेरा अलजेब्रा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और पिछले क्लास में मैंने मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था, द्विघात समीकरण, ठीक है, जिसका एक क्लास अभी तक हो चुका है। जो हमारा फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने द्विघात समीकरण में क्या बताया था बताना। उसमें मैंने पहले द्विघात समीकरण का डेफिनेशन बताया था, फिर द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है उसके बारे में बताया था, फिर द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकलता है उसके बारे में बताया था। ठीक है मेरे भाई, मैं दोनों मेथड से मूल निकालना बताया था। ठीक है मेरे भाई, एक मध्य पद तोड़कर और दूसरा मेरे भाई श्रीधराचार्य का जो फार्मूला था उससे मूल निकालने का तरीका बताया था। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें और भी थोड़ी हमारा बचा हुआ है। ठीक है, पहले मैं उस थोड़ी को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना सीट शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलो भाई आगे का हम देखते क्या है। द्विघात समीकरण का जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई, द्विघात समीकरण का जो अगला कंसेप्ट है द्विघात समीकरण का जो अगला कंसेप्ट है वो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ध्यान से सुनना मेरा भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमको इतना बताओ, सबसे पहले हमको इतना बताओ, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका फॉर्म क्या बनता है बताना। वो किस फॉर्म का होता है बताना मेरे भाई। द्विघात समीकरण जो बनता है वो किस फॉर्म का होता है बताना। सर वो फॉर्म होता है मेरे भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। इसी फॉर्म का होता है द्विघात समीकरण। इसी फॉर्म का होता है मेरे भाई द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी फॉर्म का होता है हमारा द्विघात समीकरण। इसी रूप का होता है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें x हमारा चर राशि है, ABC हमारा अचर राशि होता है। ठीक है, और जो a होता है मेरे भाई वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो x होता है वो b का गुणांक होता है, c होता है वो जो अचर पद होता है। अच्छा, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ इस द्विघात समीकरण के कितने रूट्स होंगे, इस द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, कितने रूट्स होंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना होगा। मैं तुमको कल बताया था कि द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना होगा मेरे भाई, इतना बताओ। तो द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना होता है बताना। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना होगा, 2 मूल होगा, 2 मूल होगा, 2 मूल। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसका 2 मूल होगा, 2 मूल, यानी x का 2 मान ऐसा होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, वही इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। तो मेरे भाई इसका जो 2 मूल होता है, इसी दोनों मूल का नाम क्या होता है। एक का नाम मैं अल्फा ले लेता हूं और एक का नाम मैं बीटा ले लेता हूं। अरे कुछ नहीं है, ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है, ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये जो 2 मूल होता है वो मेरे भाई कोई ना कोई x का ही मान होगा, और ये भी जो मूल होगा ये भी कोई ना कोई x का ही मान होगा। जो x का मान होता है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, वही ना हमारा मूल कहलाता है। तो मेरे भाई x का ही मान होगा, दोनों ये वैल्यू जो होता है, दोनों मूल x का ही मान होता है। बस मैं उसका नाम डाल दिया कि एक मूल हमारा अल्फा है और एक मूल हमारा बीटा है, यानी x बराबर अल्फा है, x बराबर बीटा है। ठीक है, अच्छा हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, मूलों की संख्या 2 है, तो ये मूल आएगा कैसे मेरे भाई बताना। ये मूल कैसे आएगा,
तो मेरे भाई इसके मूल निकालने का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बताना, क्या फार्मूला होता है, तो इसके मूल निकालने का फार्मूला होता है x बराबर क्या फार्मूला होता है बताना, इसका दो मूल कैसे निकलेगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटा का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा 2a। इसके मूल निकालने का यही फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूला से मेरे भाई दोनों मूल निकल जाता है, ठीक है। इसी दोनों फार्मूला से दोनों मूल निकल जाता है। तो मेरे भाई यहां से दो मूल अगर हम बात करेंगे तो दो मूल कैसे निकलेगा बताना, दो मूल कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, ये दो मूल कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई इसमें दो मूल छिपा हुआ है। एक x बराबर हमारा क्या है बताना, एक x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस का रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा का 2। एक मूल ये बनेगा, एक मूल ये वाला। मेरे भाई इसमें दोनों मूल घुसा हुआ है, प्लस माइनस दोनों है, मैं इसको अलग अलग छिटका दूंगा तो यही दोनों मूल बनेगा। और दूसरा मूल क्या बनेगा बताना मेरे भाई, दूसरा मूल क्या बनेगा, तो x बराबर बनेगा माइनस बी माइनस का ये रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा का कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा 2a हो जाएगा 2। अरे इतना बात समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बता मेरा भाई यही द्विघात समीकरण का दो मूल होगा, एक मूल ये होगा, ये भी द्विघात समीकरण का एक मूल है और ये भी द्विघात समीकरण का एक मूल है, द्विघात समीकरण का दो मूल होगा, ठीक है। मतलब x का यही मान बनेगा दो को जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है मेरा भाई। मैं इसी मूल का नाम बदल देता हूं, यहां जो x है मैं इस मूल का नाम अल्फा डाल देता हूं, अल्फा, कि ये मूल हमारा अल्फा है। अरे x के जगह पर अल्फा पुट कर दिया, क्या दिक्कत है, इस मूल का मैं नाम बदल देता हूं, x के जगह पर अल्फा कर दिया। और इस मूल का जो नाम है x बराबर माइनस बी, तो मेरे भाई इस x के जगह पर मैं क्या लगा देता हूं, बीटा लगा देता हूं, बीटा। तो फाइनली हमारा दो मूल हुआ, x बराबर या अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटाएगा 2a, और दूसरा मूल होता है मेरे भाई x बराबर माइनस का बी माइनस का रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटाएगा 2a। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसमें एक पार्टी है, ध्यान सुनना मेरे भाई, इसमें एक टर्म आता है जिसका नाम होता है विवेचक, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक इसमें टर्म आता है जिसका नाम होता है विवेचक, विवेचक, विवेचक। ये क्या होता है विवेचक मेरे भाई, ध्यान से समझना, ये क्या होता है विवेचक, इसको ध्यान से समझना। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है मेरे भाई, शॉर्ट फॉर्म में इस डिस्क्रिमिनांट को, डिस्क्रिमिनांट को, इसी डिस्क्रिमिनांट को शॉर्ट फॉर्म में डी से डिनोट किया जाता है, डी से, डी से डिनोट किया जाता है, डी से, ठीक है मेरे भाई, डी से डिनोट किया जाता है, डी से। अब हमारी बात ध्यान से सुना, ये डिस्क्रिमिनांट विवेचक क्या होता है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुना। ये जो दोनों मूल निकाला है तुम, चाहे यहां देख लो चाहे इस दोनों में देख लो, ये जो रूट के अंदर का जो डाटा होता है, ये जो रूट के अंदर का डाटा होता है, चाहे यहां देख लो, चाहे मेरे भाई यहां देख लो, चाहे मेरे भाई यहां देख लो, कहीं पर भी रूट के अंदर में झांकोगे तो रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा, ठीक है। तो मेरे भाई इसी रूट के अंदर के डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। इसी रूट के अंदर के डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो मेरे भाई ये विवेचक कुछ और नहीं, ये जो डी होता है वो क्या होता है बताना मेरे भाई, इस रूट के अंदर में जो डाटा तुमको दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनांट विवेचक कहा जाता है। तो फाइनली मेरे भाई डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा, ठीक है। किसी भी द्विघात समीकरण का अगर विवेचक निकालना हो, डिस्क्रिमिनांट निकालना हो, तो उसका यही फार्मूला बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 होता है, मतलब मेरे भाई x का 2 ऐसा मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यही दोनों हमारा मूल कहलाएगा, x का मान और ये भी x का मान। इसी दोनों मूल का मान में x के जगह पर एक का नाम अल्फा डाल दिया, एक का नाम बीटा डाल दिया। मूल कैसे निकलेगा मेरे भाई, मूल निकालने का यही फार्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही इसको, यही जो मेरा फार्मूला है, ये दोनों मूल एक साथ आया हुआ है। इसको मैं अलग अलग छिटका दिया तो एक मूल ये हो जाएगा, एक मूल ये हो जाएगा, ठीक है। एक मूल का नाम में अल्फा डाल दिया, दूसरे मूल का नाम में बीटा डाल दिया, ठीक है। ये रूट के अंदर वाला जो डाटा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अब हमको जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमको पकड़ना है मूलों का प्रकृति क्या है, ध्यान सुनना मेरे भाई, नेचर ऑफ रूट्स,
मूलों का प्रकृति क्या है? जैसे मेरे भाई द्विघात समीकरण का दो मूल आया, एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा, जिसको तुम एक्स का ही मान कह सकता है, एक्स का ही मान कह सकता है कि एक्स ही हमारा अल्फा है, एक्स ही हमारा बीटा है। ये द्विघात समीकरण का मूल आया दो। अब इसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? नेचर का मतलब ये कैसा दिखता है, कैसा दिखता है मेरे भाई, इसका प्रकृति बताना है। मूलों का प्रकृति का मतलब ये कैसा दिखता है, ये रियल होता है कि इमेजिनरी होता है, ये कैसा मूल दिखेगा मेरे भाई, इसी के बारे में बात करना है। रियल है कि इमेजिनरी है, मतलब ये मूल वास्तविक है, ये मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसी को बोला जाता है, यानी रियल है कि वास्तव काल्पनिक है। यही अगर मूलों को चेक करना है कि कौन कौन मूल रियल है, कौन मूल काल्पनिक है, तो इसी को बोलते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति का मतलब हुआ कि हमारा जो द्विघात समीकरण का दोनों मूल आता है वो प्रकृति में कैसा है, नेचर में कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है कि कैसा है, आपस में समान है, दोनों मूल आपस में इक्वल है कि आपस में इक्वल नहीं है, इसी बात को बोलते हैं मूलों की प्रकृति। तो मेरे भाई मूलों की प्रकृति अगर तुमको निकालना है, मूलों की प्रकृति अगर बताना है, तो फाइनली मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक द्विघात समीकरण हमारा है, एक द्विघात समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 बराबर 0। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक द्विघात समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। हमको बताओ इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो हमको x का मान निकालना पड़ेगा। अरे दोनों मूल जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसका प्रकृति कैसे बता सकते कि ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, दोनों मूल बराबर है कि दोनों मूल असमान है, इसी को तो पता लगाना है, तो हमको दोनों मूल निकालना पड़ेगा। तो मैं तुमको शॉर्टकट सिखाया था मेरे भाई, 7 को 2 पार्ट में ऐसे बांटो जिसका गुणनफल फर्स्ट गुना लास्ट के गुना के बराबर में हो जाए, तो 4 और 3 में आ जाएगा, तो एक 4 आ गया, एक 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक से भाग लगा दो, तो बटा एक करेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद साइन चेंज करना होता है, तो इसका जो दोनों मूल आया, एक अल्फा आया, एक का नाम मैं बीटा डाल देता हूं, तो इसका जो दोनों मूल आया वो क्या आया मेरे भाई, एक -4 आया, एक -3 आया। तो दोनों मूल कैसा है बताना मेरे भाई, नेचर में कैसा है सर, ये दोनों मूल क्या है, आपस में असमान है, असमान, ये दोनों मूल बराबर नहीं है, ये मूल अलग है, ये मूल अलग है, दोनों मूल असमान है। और मेरे भाई दोनों मूल कैसा है, वास्तविक है। इसका नेचर कैसा है बताना, इस दोनों मूल का नेचर कैसा है, ये दोनों मूल मेरे भाई वास्तविक है, वास्तविक, वास्तविक है। वास्तविक का मतलब क्या होता है कि या तो परमेय होगा या तो अप्रमेय होगा। तो बताओ मेरे भाई दोनों मूल कैसा है, परमेय है, परमेय है, तो परमेय है तब भी वास्तविक होता है, अप्रमेय होगा तब भी वास्तविक होता है। तो मेरे भाई मैं दोनों मूल को देखकर बता दिया कि दोनों मूल क्या है, वास्तविक है, ये दोनों मूल वास्तविक है। और दोनों मूल एक रंग के या अलग अलग है, तो मेरे भाई ये दोनों मूल अलग है, ये दोनों मूल अलग है, अलग अलग वैल्यू है, दोनों मूल का अलग अलग वैल्यू है। तो दोनों मूल कैसा है नेचर में, ये दोनों मूल वास्तविक है और असमान है, बस हमको यही निकालना है। लेकिन मेरे भाई हमको जो निकालने का ये तरीका है ये गलत है, ये गलत है निकालने का तरीका। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पहले तुम मूल निकालेगा उसके बाद तुम देखेगा। ठीक है, तो मेरे भाई हमको जब मूलों का नेचर ही बताना है, मूलों के बारे में जानना ही नहीं है कि मूल कैसा है, मूल निकालने का जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट मूलों की प्रकृति बताना है। 1 मिनट, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं बताना, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हमको मूलों की प्रकृति ही बताना है कि वास्तविक है या काल्पनिक है, समान है या असमान है, तो मूल निकालने की जरूरत नहीं है, मूल निकालने की जरूरत नहीं, मूल निकाल के तो कोई भी बता देगा, मूल निकाल के तो कोई भी बता देगा कि सर दोनों मूल असमान है और दोनों मूल वास्तविक है। वास्तविक का मतलब या तो परमेय रहेगा तब भी वास्तविक बोलेंगे, अपरमेय रहेगा तब भी वास्तविक बोलेंगे। तो ये दोनों परमेय है, तो परमेय है तब भी वास्तविक है, अपरमेय है तब भी वास्तविक है, तो ये दोनों मूल वास्तविक है और असमान है। ठीक है, मूल निकाल कर तो कोई भी बता देगा, हमको बिना मूल निकाले हुए, हमको बिना मूल निकाले हुए बताना है कि दोनों मूल क्या होगा, ये दोनों मूल नेचर में कैसा होगा, बिना मूल निकाले हुए बताना है। ठीक है मेरे भाई, समझ गया हमारा बात। तो हमको यही नेचर ऑफ रूट्स बताना है, बिना मूल निकाले हुए बताना है कि दोनों मूल कैसा होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो दोनों मूल निकालना है हमको, बिना निकाले हुए बताना है कि दोनों मूल का नेचर क्या होगा। तो उसके लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनांट का, विवेचक का इस्तेमाल करेगा, विवेचक का इस्तेमाल। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं उसको गौर से समझना। देखो मेरे भाई, मूल हमारा वास्तविक होगा या नहीं तो काल्पनिक होगा, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा मेरे भाई, ये बताएगा रूट के अंदर का ये वाला डाटा, यही तो बताएगा, यही तो बताएगा कि हमारा मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, यही बताएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर रूट के अंदर का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू, रूट के अंदर का वैल्यू, अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इसमें पुट करूंगा
और इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, ठीक है। तो मेरे भाई जो मूल मेरा बनेगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल मिल गया, तो जो मूल मेरा बनेगा वो वास्तविक बनेगा, वास्तविक, ठीक है। अगर इसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकला, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकला, ठीक है, तो उस केस में भी हमारा मूल क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, अगर इसका वैल्यू मेरे भाई पॉजिटिव आ गया तो क्या करेगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो दो केस हो सकता है, या तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, या नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर रूट अंदर का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, बी इसका वैल्यू पुट करेगा, बी का 4 का, बी का वैल्यू पुट करेगा, ए का वैल्यू पुट करेगा, सी का वैल्यू पुट करेगा, तो रूट के अंदर का जो डाटा है उसका वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, दो बात हो सकता है, ठीक है। अगर इसके वैल्यू, रूट के अंदर का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो दो बात हो सकता है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठेगा अंदर में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठेगा, या नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बैठेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठेगा तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तो उस केस में जो हमारा मूल बनेगा वो वास्तविक बनेगा, वास्तविक, ठीक है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा तो मेरे भाई रूट के अंदर में जो वैल्यू बनेगा उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये जो हमारा मूल है, ये जो हमारा मूल है, ये भी वास्तविक रहेगा, लेकिन अप्रमेय रहेगा, अप्रमेय मतलब रूट के अंदर में अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना तो रूट अंदर का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो वो अप्रमेय संख्या रह जाएगा, तो अप्रमेय संख्या भी रहेगा, तो उस केस में भी वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों केस में रूट के अंदर में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तब भी मूल वास्तविक देगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा उस केस में भी मूल वास्तविक देगा। लेकिन मेरे भाई रूट के अंदर में अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गया, ये वैल्यू नेगेटिव आ गया, ये वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो मेरे भाई रूट के अंदर में अगर नेगेटिव आ गया तो बताओ मेरे भाई रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट के अंदर में जैसे नेगेटिव पकड़ेगा तो वो संख्या हमारा काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है, वो संख्या हमारा वास्तविक होगा ही नहीं। ऐसा संख्या जो दुनिया में कल्पना से परे होता है, ठीक है, जिसका वास्तविक में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू आ गया तो पूरा का पूरा मूल्य क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक, ठीक है। तो सारा चीज डिपेंड करता है ये रूट के अंदर वाला डाटा पे, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको इस रूट के अंदर के डाटा का ही खाली वैल्यू चाहिए होता है, यानी खाली डिस्क्रिमिनांट से मैं पकड़ लूंगा, खाली डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू से मैं पकड़ लूंगा कि मेरा मूल कैसा है, ठीक है, खाली डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू से मैं पकड़ लूंगा कि मेरा मूल कैसा है। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, मैं अगले पेज पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमको पूरा पूरा बता दिया कि मूलों की प्रकृति निकालना है तो खाली रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको मैं डिस्क्रिमिनांट बोलता हूं, विवेचक बोलता हूं, खाली इसी से पता लग जाएगा कि मेरा मूल कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, दोनों समान है कि असमान है, सब इसी से पता लग जाएगा, इसी से, यही है वो चीज, ठीक है। इन दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसी से पूरा का पूरा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मेरे भाई मैं अपना नया पेज में तुमको समझाता हूं, ठीक है, नया पेज लेकर तुमको समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसमें टोटल 3 केस बनेगा, 3 केस, इसमें टोटल 3 केस बनेगा, 3 केस, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें टोटल 3 केस बनेगा, मूलों का प्रकृति में 3 केस बनेगा, केस 1, ध्यान से सुनना मेरे भाई, केस 2, केस 2, केस 2, और इसमें अगला केस बनेगा मेरे भाई केस 3। अगला केस बनेगा तीसरा, केस 3। ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं तीनों केस में क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला केस में मैं ये मानता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला केस में मैं ये मानता हूं यदि ध्यान से सुनना, जो हमारा डिस्क्रिमिनांट है डी, यदि डी ग्रेटर देन 0 हो तो पहला केस हमारा क्या है? पहला केस हमारा क्या है? द्विघात समीकरण हमारा क्या है बताना मेरे भाई। जो द्विघात समीकरण हमारा है इसको ध्यान से रखना, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। जो हमारा द्विघात समीकरण है वो इस फॉर्म का होता है, इसको ध्यान से रखना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है, ठीक है, ठीक है। और इसका जो दो मूल होता है, इसका जो दो मूल होता है वो मेरे भाई क्या होता है? एक अल्फा बराबर मैं मानता हूं माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2 है। एक मूल इसका ये होता है, एक मूल इसका ये होता है, और दूसरा मूल का मैं नाम बीटा डालता हूं, बीटा। तो ये क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, दूसरा मूल क्या हो जाएगा बताना?
दूसरा मूल क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, दूसरे मूल का नाम मैं बीटा डालता हूं, बीटा, तो बीटा बराबर क्या बन जाएगा, ये माइनस बी माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2a, ये हमारा दूसरा मूल बनता है, ये हमारा दूसरा मूल बनता है, इसको पकड़ के रखना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। और डिस्क्रिमिनांट क्या बनता है बताना मेरे भाई, डिस्क्रिमिनांट क्या बनता है, जो डिस्क्रिमिनांट होता है वो रूट अंदर के वैल्यू का बनता है, रूट अंदर के में जो डाटा है वही डिस्क्रिमिनांट कहलाता है, विवेचक कहलाता है, डी कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनांट बना। तो मैं इसमें 3 केस बना रहा हूं, 3 केस। यदि डी ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा केस मेरा भाई बनेगा यदि डी बराबर 0 हो, डी कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, रूट के अंदर में जो ये डाटा बैठा हुआ है इसी को मैं डी बोलता हूं, तो डी का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, डी का मान 0 भी हो सकता है, डी का मान 0 भी हो सकता है, और मेरे भाई तीसरा केस में मैं बनाता हूं कि डी का मान छोटा भी हो सकता है, डी का मान क्या हो सकता है मेरे भाई, छोटा भी हो सकता है, डी लेस देन 0 हो जाएगा, डी लेस देन 0, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ मेरे भाई, ये रूट के अंदर का जो वैल्यू है, रूट के अंदर का जो वैल्यू है, ये जो रूट के अंदर का वैल्यू है, ये जो रूट के अंदर का वैल्यू है, इसी को मैं डी बोलता हूं, इसी को मैं डी बोलता हूं, इसी को मैं डी बोलता हूं, ठीक है, इसी को मैं डी बोलता हूं। तो रूट के अंदर का जो वैल्यू अगर डी, ये डी हमारा अगर 0 से बड़ा हो गया, तो 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। डी अगर ग्रेटर देन 0 से बड़ा हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा डी है, जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, डी ग्रेटर देन 0 बोलो, या मेरे भाई इसका ये बोलो, दूसरे भाषा में मैं ये बोलता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव। अरे यही मतलब हुआ ना, चाहे डी तुम ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा का मतलब क्या, पॉजिटिव हुआ, ये डी पॉजिटिव हो गया, डी पॉजिटिव, या नहीं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव हुआ, तो उस केस में क्या होगा मेरे भाई, उस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर डी ग्रेटर देन 0 हो, या मेरे भाई इसी बात को मैं बोलता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पॉजिटिव हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पॉजिटिव है, दोनों बात सेम है, डी ग्रेटर देन 0 बोलो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पॉजिटिव बोलो, दोनों बात सेम है, ठीक है। अगर ये कंडीशन बन गया, ये कंडीशन बन गया, ये कंडीशन बन गया, तो इसमें मेरे भाई 2 मूल होगा, तो इसका मूल क्या हो जाएगा, इसका मूल क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया या बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में मेरे भाई दोनों मूल क्या हो जाएगा, दोनों मूल क्या हो जाएगा, इस केस में दोनों मूल, नेचर में बता रहा हूं, दोनों मूल मैं नाम डाल देता हूं, एक मूल का अल्फा, एक मूल का नाम बीटा, इस केस में दोनों मूल, इस केस में दोनों मूल अल्फा बीटा वास्तविक और असमान होंगे। इस केस में दोनों मूल अल्फा और बीटा वास्तविक और कैसा होगा, असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। अगर रूट के अंदर का जो विवेचक है उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, तो मेरे भाई दोनों मूल क्या बनेगा, दोनों मूल क्या बनेगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब मैं इसमें 2 बात तुमको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब डी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, डी का वैल्यू पॉजिटिव आया, डी का वैल्यू पॉजिटिव आया। अब रूट के अंदर का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका 2 केस बनेगा, 2 केस, इसका 2 केस बनेगा, 2 केस। अगर डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, या नहीं तो डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गया, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गया, अगर मेरे भाई डी रूट के अंदर में जो वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, तो जो हमारा मूल होगा, जो हमारा मूल होगा अल्फा बीटा, वो क्या होगा, वो वास्तविक तो होगा, वास्तविक के भीतर भी क्या होगा, वास्तविक के भीतर भी क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय, परिमेय होगा, परिमेय। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गया, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गया, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गया, तो जो हमारा मूल है अल्फा बीटा, जो हमारा मूल है अल्फा बीटा, वो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, वो परिमेय हो जाएगा, परिमेय, वो परिमेय हो जाएगा, परिमेय। हमारा बात समझ गया, वो परिमेय नंबर देगा, परिमेय नंबर। अरे पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय नंबर ही तो देगा, कोई ना कोई परिमेय नंबर ही तो देगा, तो रूट वाला चीज समाप्त हो गया ना। लेकिन मेरे भाई अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर डी बराबर पॉजिटिव है, डी बराबर पॉजिटिव है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है,
तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो अल्फा और बीटा का मान क्या देगा, परिमेय संख्या देगा, परिमेय संख्या। लेकिन मेरे भाई अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उस केस में अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों मूल का मान क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, अपरिमेय होगा, अपरिमेय, अपरिमेय होगा, अपरिमेय। अरे इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है मेरे भाई। रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आया और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका मेरे भाई रूट का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये जो हमारा मूल है वो रूट में ही घूमता रह जाएगा। ये मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 3 हो गया 3, तो ये रूट 3 का वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। तो आगे कोई सा भी संख्या रहेगा, नीचे में कोई सा भी संख्या रहेगा, उससे क्या बहस है। अगर ये हमारा मूल है अल्फा, ये रूट छोड़ेगा ही नहीं, ये रूट छोड़ेगा ही नहीं, ये रूट छोड़ेगा ही नहीं संख्या में, तो ये रूट अपरिमेय संख्या तो दिखाई दे रहा है, ये रूट 3 अपरिमेय संख्या वाला बनेगा, तो ये पूरा का पूरा मूल को क्या बना देगा, अपरिमेय संख्या बना देगा। ठीक है मेरे भाई, अगर रूट का वैल्यू निकल गया तब तो मूल हमारा परिमेय देगा। लेकिन मेरे भाई अगर रूट का वैल्यू नहीं निकला, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना, रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना, तो फिर हमारा जो दोनों मूल है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। इसलिए मैं यहां पर फाइनल बोल रहा हूं कि हमारा जो मूल है परिमेय होगा तब भी वास्तविक होगा और अपरिमेय होगा तब भी वास्तविक होगा। लेकिन अंदर में गहराई में जब गया तो मैं ये चेक किया कि अगर बी का मान पॉजिटिव है, बी का मान अगर पॉजिटिव है, रूट के अंदर में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो उसका अगर रूट के अंदर में जो वैल्यू है पॉजिटिव है तो या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या तो बिना परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गया रूट के अंदर में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गया, तब तो जो हमारा दोनों मूल होगा, दोनों मूल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गया तो रूट का वैल्यू आ जाएगा, रूट दिखेगा ही नहीं, तो दोनों मूल क्या हो जाएगा, दोनों मूल परिमेय हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, ये रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल बनेगा नहीं, यानी ये रूट है ना, रूट छोड़ेगा नहीं है कैलकुलेशन में, तो ये दोनों मूल क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा, अपरिमेय। ठीक है, तो इस केस में दोनों मूल चाहे परिमेय रहे चाहे अपरिमेय रहे, इसलिए इसको इकट्ठा मिला के वास्तविक बोला गया है। ठीक है, और दोनों मूल आपस में चाहे परिमेय बनेगा तब भी असमान रहेगा और दोनों मूल अपरिमेय बनेगा तब भी असमान रहेगा। ये कंडीशन इसको छोड़ेगा नहीं जान, दोनों मूल को असमान होना ही है। ठीक है, दोनों मूल असमान होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक के अंदर में भी स्पेशल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो परिमेय कब बनेगा, ये मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक के भीतर में परिमेय कब बनेगा, अपरिमेय कब बनेगा। तो अगर मेरे भाई रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया तब ये वास्तविक बन जाएगा परिमेय, तब मूल हमारा वास्तविक तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसको हम परिमेय भी बोल सकते हैं। लेकिन रूट के अंदर में जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना, मतलब उसका रूट नहीं निकला, तब जो हमारा मूल है वो वास्तविक तो होगा ही होगा लेकिन वो अपरिमेय होगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो सेकंड डाटा को ध्यान से देखो मेरे भाई, सेकंड केस को ध्यान से देखो। देखो मेरे भाई, जैसे मूल निकालने का ये फार्मूला, मूल निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, अल्फा और ये बीटा, अल्फा का वैल्यू ये होता है मूल निकालने का और बीटा का वैल्यू वो है, ये दोनों मूल निकालने का फार्मूला। तुम बताओ मेरे भाई, यदि d बराबर 0 हो गया, यदि d बराबर 0 हो गया, d बराबर 0 बोलो या मेरे भाई b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बोलो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। मेरे भाई अगर मैं मूल निकालने गया और b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, मतलब डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया, विवेचक 0 हो गया, तो उस केस में मूल का वैल्यू क्या होगा बताना। जैसे मेरे भाई ये रूट के अंदर में जो 0 वाला वैल्यू है, ये रूट के अंदर में जो वैल्यू है अगर यही 0 हो जाएगा, यही 0 हो जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा, ये अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा, ये माइनस बी, मेरे भाई ये तो 0 है ना, तो रूट 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो प्लस का 0 बटा का 2 ये हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू ये बनेगा और बीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा तो बीटा का वैल्यू क्या बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो रूट अंदर 0 का वैल्यू 0 होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस बी माइनस का 0 बटा का 2a, माइनस बी माइनस बी 0 बटा का 2a, तो फाइनली अल्फा बराबर भी क्या बना, अल्फा बराबर माइनस बी बटा 2a बना, और बीटा बराबर भी क्या बनेगा मेरे भाई, 0 घट रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बीटा बराबर भी क्या बनेगा, बीटा बराबर भी क्या बनेगा, माइनस बी बटा का 2a बनेगा, माइनस बी बटा का 2a बनेगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। ठीक है, अगर मेरे भाई मेरा विवेचक अगर 0 हो गया यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, तो उस केस में दोनों मूल तुमको कैसा दिखाई दे रहा है, ये दोनों मूल आपस में कैसा दिखाई दे रहा है, सर ये दोनों मूल हमारा बराबर बराबर दिखाई दे रहा है, ये दोनों मूल बराबर होगा, और ये दोनों मूल कैसा दिखाई दे रहा है, वास्तविक है कि नहीं है, तो सर ये तो वास्तविक ही होगा ना, ये तो वास्तविक ही हो गया। मेरे भाई रूट वाला पोर्शन ही वास्तविक और काल्पनिक का निर्धारित करता है, रूट वाला पोर्शन ही वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा वो निर्धारित करता है। जब रूट वाला पोर्शन समाप्त हो गया डी बराबर 0 पे, रूट वाला पोर्शन समाप्त हो गया, तब तो काल्पनिक होने का सवाल ही नहीं है, तो ये दोनों मूल कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, दोनों मूल समान होगा आपस में, दोनों मूल कैसा होगा, समान होगा आपस में। ठीक है मेरे भाई,
तो यहां से अगर डी बराबर 0 हो गया, डी बराबर 0 हो गया, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, तो उस केस में मेरे भाई दोनों मूल, उस केस में दोनों मूल, उस केस में दोनों मूल, उस केस में मेरे भाई दोनों मूल, दोनों मूल, दोनों मूल, दोनों मूल अल्फा और बीटा, दोनों मूल अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा बताना? दोनों मूल अल्फा और बीटा वास्तविक हो जाएगा, दोनों मूल अल्फा और बीटा वास्तविक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरे भाई? समान रहेगा, समान, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। दोनों मूल वास्तविक और समान होगा, दोनों मूल वास्तविक और समान होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो मेरे भाई इतना बताओ, दोनों मूल अगर वास्तविक और समान होगा तो एक मूल को निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा और दूसरे मूल को निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा बताना मेरे भाई। अगर डी बराबर 0 हो गया तो मूल निकालने का यही फार्मूला है ना। अगर डी बराबर 0 हो गया तो फाइनली अल्फा का मान कैसे निकलेगा? ये तो 0 हो गया, तो फाइनली दोनों मूल बराबर होगा, तो कैसे कैसे निकलेगा? ये अल्फा बराबर माइनस बी बटा 2 होगा, डायरेक्ट ये फार्मूला लग जाएगा। ये मूल निकालने का डायरेक्ट ये फार्मूला है, और बीटा बराबर भी हो जाएगा माइनस बी बटा का 2 है। ये मूल निकालने का डायरेक्ट यही फार्मूला लग जाएगा, यही फार्मूला, यही दोनों फार्मूला से मूल हम निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा फार्मूला खोलने का जरूरत ही नहीं है मूल निकालने के लिए। अगर हमारा विवेचक 0 हो गया, डी बराबर 0 हो गया, तो हमको पहले पता चल जाएगा कि दोनों मूल क्या है, वास्तविक होगा और इक्वल होगा। इक्वल होगा तो दोनों मूल निकलेगा कैसे? तो फिर अल्फा और बीटा का जो फार्मूला बनेगा ये 0 हो जाएगा। इस फार्मूला में इसको 0 रखोगे तो अल्फा बराबर माइनस बी बटा 2 हो जाएगा, और बीटा बराबर भी ये 0 हो जाएगा, तो माइनस बी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मेरे भाई दोनों मूल अगर वास्तविक और असमान होगा, दोनों मूल वास्तविक और असमान होगा, तो इसका दोनों मूल निकालने का कौन सा फार्मूला बनेगा? इसका दोनों मूल निकालने का यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला, यही दोनों फार्मूला से मूल निकलेगा, यही दोनों फार्मूला से मूल निकलेगा। अरे मेरा बात समझ रहा है, मेरा बात समझ रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दोनों मूल अगर वास्तविक और असमान हो गया, दोनों मूल अगर वास्तविक और असमान हो गया, तो अल्फा का मान और बीटा का मान निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे? अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए यही फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ठीक है मेरे भाई, अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए यही फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया। अगर दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे तो अल्फा का मान निकालने के लिए यह फार्मूला बनेगा, माइनस बी प्लस रूट अंदर डी बटा का 2a। मैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को शॉर्ट में लिख दिया डी, और बीटा का मान निकालने के लिए तुमको दूसरा मूल निकालने के लिए जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा माइनस बी माइनस रूट अंदर डी बटा का 2a। ठीक है, ठीक है। दोनों मूल तो वास्तविक, दोनों मूल अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो दोनों मूल तो वास्तविक होगा ही होगा, और दोनों मूल असमान होगा। ठीक है, और दोनों मूल असमान होगा तो दोनों मूल निकालने का फार्मूला क्या है? तो यही फार्मूला बनेगा, अल्फा का एक मूल निकालने का यह फार्मूला बनेगा माइनस बी प्लस रूट अंदर डी बटा 2a, और दूसरा मूल निकालने का यह फार्मूला बनेगा। मतलब फाइनली यही दोनों फार्मूला यहां बनेगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0 आ गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं, या नहीं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, तो दोनों मूल उस केस में क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा और समान होगा, समान। दोनों मूल वास्तविक भी होगा, समान होगा, और वास्तविक और समान होगा दोनों मूल, तो दोनों मूल का निकालने का फार्मूला क्या होगा? सिर्फ मैं इसी फार्मूला से मूल निकाल लूंगा। यही फार्मूला, यही फार्मूला, बस डी बराबर 0 पुट कर दिया तो ये फार्मूला छोटा हो गया। ठीक है, ठीक है, बस इसी फार्मूला में मैं यहां का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो हमारा फार्मूला छोटा हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट मूल निकालने का ये फार्मूला मैं लगाऊंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अब तीसरा केस पे आते, तीसरा केस पे। अगर डी लेस देन 0 हो गया तो देखो मेरे भाई ध्यान से, डी लेस देन 0 हो गया, या नहीं तो मेरे भाई इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया, निगेटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया, निगेटिव। अरे बताओ ना, डी ग्रेटर लेस देन 0, यानी डी का मान 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होगा तो निगेटिव में चला जाएगा ना, तो डी हमारा यहां पर फाइनल क्या बनेगा? डी हमारा क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा, निगेटिव, निगेटिव बनेगा, निगेटिव। यहां जो डी होगा ये निगेटिव होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निगेटिव होगा। ठीक है, और रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac यही निगेटिव हो गया, तो रूट के अंदर में अगर निगेटिव वैल्यू होगा तो रूट के अंदर में मान लो ऐसा वैल्यू आ गया, तो ये कैसा संख्या होता है? ये कैसा संख्या होता है बताना मेरे भाई? रूट के अंदर में निगेटिव तुम्हारे पास जब भी आए तो वो काल्पनिक होता है, ये वास्तविक संख्या नहीं होता है, ये काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता है, ऐसा दुनिया में संख्या संभव नहीं है, ऐसा सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, ऐसा संख्या, इसका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। रूट अंदर में निगेटिव हमेशा काल्पनिक वैल्यू देता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस केस में बताओ, अगर डी लेस देन 0 हो गया, डी लेस देन 0 हो गया, डी लेस देन 0 हो गया, डी लेस देन 0 हो गया,
और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो गया, यानी डी अगर हमारा निगेटिव हो गया या बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो गया, तो उस केस में मेरे भाई क्या होगा, दोनों मूल कैसा होगा बताना। तो इस केस में मेरे भाई दोनों मूल, अगर डी हमारा निगेटिव हो गया या बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो गया, तो इस केस में मेरे भाई दोनों मूल काल्पनिक होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होगा, दोनों मूल काल्पनिक होगा, दोनों मूल काल्पनिक होगा, दोनों मूल काल्पनिक होगा, दोनों मूल काल्पनिक होगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों मूल काल्पनिक तथा असमान होगा, एक बराबर नहीं होगा, दोनों मूल काल्पनिक होगा तथा असमान होगा, दोनों मूल असमान होगा। हमारा बात समझा, हमारा बात समझा। दोनों मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा, असमान होगा। ठीक है, तो दोनों मूल का फॉर्म क्या बनेगा बताना मेरे भाई, दोनों मूल क्या बनेगा फॉर्म, दोनों मूल का फार्मूला क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंदर ए को माइनस का डी हो जाएगा बटा का 2a हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा मूल का जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का, और रूट अंदर ये तो माइनस का डी हो जाएगा, डी हमारा जो भी आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बटा का 2a हो जाएगा। तो रूट के अंदर में निगेटिव वाला वैल्यू को देखते मैं बता देता हूं कि ये काल्पनिक है, तो दोनों मूल यही बनेगा। ये दोनों मूल को देखते ही मैं बोल दिया कि ये दोनों मूल काल्पनिक है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर में निगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर में निगेटिव आ रहा है। ठीक है, रूट के अंदर में निगेटिव आ रहा है, तो ये दोनों मूल का वैल्यू भी यही बनेगा। ठीक है, दोनों मूल का यही फार्मूला बनेगा, माइनस पहले से ये डी का मान तुम पुट करेगा, डी का मान तुम पुट करेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो यहां से दोनों मूल काल्पनिक हो जाएगा और असमान हो जाएगा, असमान, असमान हो जाएगा, असमान। हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, सीधा डी लेस देन 0 होता है तो उस केस में मूल का जो नेचर होता है वो सीधा काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, इतना ही इस पे पूछेगा, आगे पूछने का जरूरत भी नहीं बनेगा इसको। ठीक है मेरे भाई, तो हमारे पास 3 कंडीशन है। ठीक है, मूलों की प्रकृति पहचानने का। अगर हमसे पूछेगा कि मूलों की प्रकृति बताओ कि कौन मूल कैसा है, तो मैं क्या निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक निकालूंगा। ठीक है, डी का मान निकालूंगा फटाक से। अगर डी का मान 0 से बड़ा हुआ यानी डी ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब डी का मान पॉजिटिव हुआ, डी का मान पॉजिटिव होगा तो उस केस में दोनों मूल वास्तविक होगा और दोनों मूल असमान होगा। और दोनों मूल निकलेगा कैसे, तो दोनों मूल इस फार्मूला से निकलेगा, इस फार्मूला से। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और इसमें भी अगर हम ज्यादा गहराई की बात करें तो दोनों मूल वास्तविक होगा, तो वास्तविक के अंदर में 2 डाटा आता है, प्रमेय भी आता है, अप्रमेय भी आता है। तो अगर दोनों मूल वास्तविक है तो फिर कैसा है, प्रमेय है कि अप्रमेय है, तो रूट के अंदर का वैल्यू, रूट के अंदर का वैल्यू, रूट के अंदर का वैल्यू, रूट के अंदर का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया तो फिर इस केस में दोनों मूल हमारा क्या हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा। लेकिन रूट के अंदर में अगर वैल्यू हमारा अप है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना, तो फिर दोनों मूल क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, दोनों मूल अप्रमेय हो जाएगा, अप्रमेय। अरे रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा तो उसका वर्गमूल थोड़ी ना निकलेगा, तो उस केस में दोनों मूल क्या हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा, अप्रमेय। मैं सारा बात लिख दिया हूं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कंडीशन हमारा बनता है कि अगर मेरे भाई किसी द्विघात समीकरण में डी बराबर 0 हो जाए, ठीक है, हमको मूल का प्रकृति बताना है कि मूल कैसा है, तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे। अगर विवेचक हमारा 0 हो गया, डी बराबर 0 आ गया, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, तो उस केस में मेरे भाई दोनों मूल अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, दोनों मूल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, दोनों मूल आपस में इक्वल होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, कब, लेकिन ये केस कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तब उस केस में दोनों मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान होगा, दोनों मूल वास्तविक और समान होगा। और दोनों मूल निकालने का फार्मूला भी छोटा हो जाएगा। क्या बनेगा दोनों मूल निकालने का फार्मूला, अल्फा बराबर एक मूल का फार्मूला बनेगा माइनस बी बटा 2a और दूसरा मूल का फार्मूला बनेगा भी माइनस बी बटा 2a। दोनों मूल समान है तो सेम फार्मूला बनेगा। ये वही बड़ा वाला फार्मूला से आता है, बस यहाँ पे जो रूट के अंदर वाला डाटा 0 होने से ये फार्मूला छोटा हो जाता है। ठीक है, तीसरा केस अगर डी हमारा 0 है ना, 0 से छोटा हो गया, मतलब डी निगेटिव हो गया, तो डी निगेटिव हो गया तो दोनों मूल जो हमारा अल्फा और बीटा है, दोनों मूल जो हमारा अल्फा और बीटा है वो काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक, दोनों मूल काल्पनिक हो जाएगा। रूट के अंदर में निगेटिव वैल्यू आते ही मैं बता देता हूं कि दोनों मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा और आपस में असमान होगा, दोनों मूल आपस में असमान होगा, बराबर नहीं होगा, दोनों मूल आपस में असमान होगा। ठीक है, और दोनों मूल निकलेगा कैसे, अगर काल्पनिक ही निकालना है तो यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला, माइनस बी प्लस रूट अंदर माइनस डी बटा का 2 है, बी बराबर दूसरा मूल माइनस बी माइनस रूट अंदर माइनस डी बटा का 2 है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, ठीक है, ये हुआ मूलों की प्रकृति पे, ये हुआ मूलों की प्रकृति पे। चलो अगला कंसेप्ट पे आते, अगला कंसेप्ट पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला कंसेप्ट पे आते, अगला कंसेप्ट पे हमारी बात ध्यान से सुनना, अगला कंसेप्ट पे आते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगला कंसेप्ट हमारा क्या है इसको ध्यान से समझना।
अगला कंसेप्ट हमारा है द्विघात समीकरण निकालना। अगला कंसेप्ट हमारा है द्विघात समीकरण निकालना। द्विघात समीकरण निकालना, द्विघात समीकरण निकालना, द्विघात समीकरण निकालना जब उसका मूल, द्विघात समीकरण निकालना जब उसका मूल अल्फा और बीटा दिया हो। मेरे भाई ध्यान तो सुनना, द्विघात समीकरण निकालना जब उसका मूल अल्फा और बीटा दिया हो। उल्टा प्रोसेस है, उल्टा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको अगर द्विघात समीकरण दे देता है, द्विघात समीकरण दे देता है तो दोनों मूल तुम आराम से निकाल लेता है, ठीक है। अरे बताओ ना, तुमको अगर कोई द्विघात समीकरण दे दिया, द्विघात समीकरण दे दिया, द्विघात समीकरण दे दिया, द्विघात समीकरण दे दिया, तो तुमसे पूछेगा इसका दोनों मूल बताओ क्या होगा, तो तुम निकाल देगा ना, निकाल देगा ना। ये प्रोसेस तुम सीख लिया ना कि कोई द्विघात समीकरण दे देगा तो उसका दोनों मूल मैं आराम से निकाल लूंगा। लेकिन ये कंसेप्ट उल्टा है, उल्टा है। अगर कोई किसी द्विघात समीकरण का खाली दोनों मूल दिया रहेगा कि किसी द्विघात समीकरण का ये मूल है, अल्फा बराबर ये है, बीटा बराबर ये है, ये दोनों मूल दिया रहेगा, तो तुमसे पूछेगा द्विघात समीकरण क्या है ये बताओ। ये उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस। अगर दोनों मूल दे दे के तब वो द्विघात समीकरण पूछ ले कि वो द्विघात समीकरण बताओ, यदि उसका मूल इतना इतना है तो बताओ मेरे भाई वो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो ये उल्टा प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस। ये कैसे सीखा जाएगा बताना, ये कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। हमारा यही कंसेप्ट है, द्विघात समीकरण निकालना जब उसका मूल अल्फा और बीटा दिया हो, ठीक है। उल्टा प्रोसेस है, जब मूल दे देगा तो पूछेगा कि उसका द्विघात समीकरण बताओ क्या होगा। जब जिस द्विघात समीकरण का खाली मूल दे देगा कि क्या है ना, किसी द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो बताओ मेरे भाई इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इस केस में मेरे भाई, इस केस में इसके द्विघात समीकरण का क्या फार्मूला बनेगा निकालने का, द्विघात समीकरण निकालने का क्या फार्मूला बनेगा जब उसका मूल दिया हो, जब उसका मूल दिया हो। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, तो इस केस में जो हमारा द्विघात समीकरण बनता है, इस केस में जो हमारा द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला बनेगा वो बनेगा मेरे भाई, द्विघात समीकरण निकालने का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा द्विघात समीकरण जो निकालने का फार्मूला बनेगा वो बनेगा x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। यही हमारा द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला बनेगा। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम द्विघात समीकरण निकाल लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा दिया हो तो द्विघात समीकरण हमसे पूछ रहा है क्या होगा, तो मेरे भाई इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम उसका मूल निकाल लेंगे। तो द्विघात समीकरण निकालने का यह फार्मूला है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके हम द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, ध्यान सुनना। इसको मैं दूसरा रूप में भी लिख देता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको मैं दूसरा रूप में भी दिखा देता हूं। अभी तुमको द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, ये दिखेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। चाहे तुम ऐसे द्विघात समीकरण दिखा दो या नहीं तो ऐसे दिखा दो, इन दोनों की गुना करो, तो दोनों की गुना करेगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बीटा हो जाएगा, एक्स बीटा हो जाएगा, एक्स बीटा। फिर इधर से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा एक्स हो जाएगा, माइनस का अल्फा एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। इसका आगे कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, एक्स एक्स दोनों जगह है, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा बीटा, यहां से बच जाएगा बीटा, और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा मेरे भाई एक्स बाहर है तो अल्फा बच जाएगा, यहां से बच जाएगा अल्फा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तुमको यहाँ पे द्विघात समीकरण का शकल नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं इसको तोड़ूंगा तो दिख जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से फाइनली क्या बन जाएगा बताना, यहां से फाइनली क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर मेरे भाई, ये माइनस है, एक्स का गुणांक, एक्स यहाँ पे गुणांक है जिसको मैं पीछे रखता हूं, तो आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तुम्हारा यही द्विघात समीकरण का फॉर्म बना के नहीं बना, अरे यही द्विघात समीकरण का फॉर्म बना के नहीं बना, बताओ ना। अगर द्विघात समीकरण का, किसी द्विघात समीकरण का दो मूल दिया रहेगा, अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल दिया रहेगा और तुमसे पूछेगा कि बताओ वो द्विघात समीकरण क्या है,
तो इसका यही फार्मूला बनेगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। और इसी फार्मूला को मैं तोड़ तार के यहां पे ले आया हूं, इसी फार्मूला को मैं तोड़ तार के यहां पे ले आया हूं। तो दोनों फार्मूला सेम है, दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है। ये दोनों द्विघात समीकरण ही है, ये भी द्विघात समीकरण का फार्मूला है, ये भी द्विघात समीकरण का फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण का मूल दिया रहेगा तो मेरे भाई हमारा जो द्विघात समीकरण बनेगा वो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0 होगा। या तुम इसको ऐसा पढ़ो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये दोनों पार्टी क्या है, ये दोनों पार्टी सेम टू सेम चीज है, सेम टू सेम चीज है, खाली दोनों का शकल अलग अलग है, अलग अलग है, वैल्यू दोनों का सेम है। तो द्विघात समीकरण निकालने का ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। तुमको जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। जब द्विघात समीकरण निकालना, जब उसका मूल अल्फा बीटा दिया हो तो मैं दोनों फार्मूला का इस्तेमाल कर सकता हूं, इसका भी करूंगा, इसका भी करूंगा। तो दोनों फॉर्म तुमको ध्यान रखना है, दोनों शकल। तो एक द्विघात समीकरण का शकल होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, और दूसरा शकल क्या बनेगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला हो गया, ये द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है। मैं जैसे तुमसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं किसी द्विघात समीकरण का दो मूल, किसी द्विघात समीकरण का दो मूल, दो मूल अल्फा बराबर -3 है और बीटा बराबर -4 है। अल्फा बराबर -3 है, बीटा बराबर -4 है। मैं पूछ रहा हूं किसी द्विघात समीकरण का दो मूल अल्फा और बीटा दे रखा है, तो बताओ मेरे भाई वो द्विघात समीकरण क्या होगा, बताओ मेरे भाई वो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, या तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो या ये फार्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है मेरे भाई। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो होगा x माइनस का अल्फा, अल्फा ये है, ये x माइनस शुरू से ही है और अल्फा का वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा, एक्स माइनस का बीटा, माइनस का बीटा, माइनस और बीटा कितना है -4 है, तो ये -4 हो गया। एक्स माइनस अल्फा इंटू का एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू का एक्स माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ये बनेगा, यही हमारा इक्वेशन बन जाएगा, यही हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं इसको तोड़ तार करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, ये फाइनली हो जाएगा x प्लस का 3, x प्लस का 3 और इंटू एक्स प्लस का 4 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये गुणनखंड वाला फॉर्म के रूप में, ये द्विघात समीकरण गुणनखंड के फॉर्म के रूप में, ठीक है। ये जोड़ घटाव वाला फॉर्म के रूप में ये क्या बन जाएगा बताना, इसी का दूसरा रूप क्या बन जाएगा, चाहे तुम यहां खोल लो या यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। तो इस केस में हमारा दूसरा जो द्विघात समीकरण दिखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो दूसरे शकल का द्विघात समीकरण दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या दिखेगा बताना मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेगा तो कितना होगा, -3 -4 -7 हो जाएगा। तो ये -7 हो जाएगा, -7 इंटू एक्स, -7 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा को गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा द्विघात समीकरण यहां से कितना निकल कर आ गया बताना मेरे भाई, हमारा द्विघात समीकरण निकल कर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण निकल कर आ गया। क्योंकि ये भी मेरा द्विघात समीकरण ही है, ये भी मेरा द्विघात समीकरण है, ये भी मेरा द्विघात समीकरण है। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है सर, ये द्विघात समीकरण गुणनखंड के रूप में, टुकड़ा के रूप में, जब दो संख्या के बीच में गुना लगा हो तो उसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। ये गुणनखंड वाला शकल में द्विघात समीकरण, और ये हमारा ओरिजिनल शकल में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 वाला शकल में है, ठीक है। तो दोनों द्विघात समीकरण ही है, ये दोनों द्विघात समीकरण है, बस दोनों का अलग अलग शकल है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्म है मेरे भाई, ये वाला जो फॉर्म है ये गुणनखंड वाला फॉर्म है, ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड वाला रूप है, ये गुणनखंड वाला रूप है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड वाला रूप। और ये मेरे भाई इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, द्विघात समीकरण का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस cx बराबर 0, ये ओरिजिनल फॉर्म वाला शकल है, बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है, ठीक है, इतना ही फर्क है। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो सकता है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। दोनों द्विघात समीकरण निकल गया जब हमारा दोनों मूल दिया हुआ है, तो बस ये गुणनखंड वाला रूप है। और ये मेरे भाई कैसा रूप है, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाला, ठीक है। चलो मेरे भाई जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। इतना बात तुमको समझ में आ गया। चलो मेरे भाई आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं आगे बात करता हूं। इसका लास्ट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई।
ध्यान से सुनना। अगला हमारा कंसेप्ट है द्विघात समीकरण के मूलों, द्विघात समीकरण के मूलों, मूलों का मतलब एक से ज्यादा मूल है तो मैं मूलों लिखा हूं। द्विघात समीकरण के मूलों अल्फा बीटा, द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध। गुणांक क्या होता है मेरे भाई? द्विघात समीकरण का गुणांक क्या होता है? एबीसी होता है। अरे बताया ना, कल बताया था ना। गुणांक क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और अचर पद को सी बोलते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों अल्फा बीटा तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध, यही हमारा कंसेप्ट है। द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो इसको, तो हम लिखेंगे यहां पे रिलेशन बिटवीन, इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध है, एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बताया? किसके बीच में रिलेशन बनेगा बताना मेरे भाई? ये मूल जो हमारा अल्फा बीटा है उसके बीच में, और ये जो गुणांक होता है एबीसी, इसके बीच में रिलेशन बनेगा, इसके बीच में रिलेशन। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या रिलेशन बनता है? ध्यान से सुनना, क्या रिलेशन बनता है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या रिलेशन बनता है? ध्यान से सुनना। इसका जो पहला रिलेशन होता है वो होता है मेरे भाई मूलों का योग, मूलों का योग। इसका जो पहला रिलेशन बनेगा वो बनेगा मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग। मूलों का योग का मतलब क्या है मेरे भाई बताना? मूलों का योग का मतलब क्या? द्विघात समीकरण का दो मूल तो अल्फा बीटा ही तो होता है, तो मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे भाई एक तरफ अगर मूल उतरा तो दूसरी तरफ क्या उतरना चाहिए? गुणांक उतरना चाहिए, गुणांक, गुणांक उतरना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, दूसरी तरफ में गुणांक आएगा, गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है मेरे भाई? माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर। ठीक है मेरे भाई, ये माइनस तो माइनस अपने जगह पे है ही है। ये बी क्या होता है बताना मेरे भाई? ये बी क्या होता है? ये बी कुछ और नहीं मेरे भाई, ये एक्स का गुणांक हो जाएगा, एक्स का गुणांक। ये बी कुछ और नहीं मेरे भाई, एक्स का गुणांक हो जाएगा, एक्स का गुणांक। इतना बात मेरा समझ में आ गया? ये बी कुछ और नहीं, ये एक्स का गुणांक है। और नीचे में ये ए क्या है मेरे भाई बताना? ये ए क्या है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है मेरे भाई, तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है पहला रिलेशन मूलों का योग का, मूलों के योग का पहला रिलेशन यही बना। ठीक है, ये मूलों का योग का पहला रिलेशन बना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये पहला रिलेशन बना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या है? यहाँ पे एक्स का गुणांक है, माइनस पहले से रिलेशन में है। बी क्या है? एक्स का गुणांक है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है मेरे भाई, ये पहला रिलेशन होता है, पहला रिलेशन। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होता है बताना मेरे भाई? दूसरा रिलेशन क्या होता है? ध्यान से सुनना। दूसरा रिलेशन होता है मूलों का गुणनफल के साथ। दूसरा रिलेशन होता है मूलों का गुणनफल के साथ, मूलों का गुणनफल के साथ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मूलों का गुणनफल के साथ दूसरा रिलेशन होता है। मूलों का गुणनफल का मतलब दोनों मूल क्या है? अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुना बीटा, या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? इस तरफ अगर मूल उतरा, इस तरफ अगर मूल है तो उस तरफ क्या जाएगा? गुणांक जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? सी बटा ए होता है, सी बटा ए, सी बटा ए होता है, सी बटा ए। ठीक है मेरे भाई, ये दूसरा रिलेशन हुआ मूल और गुणांकों के बीच में। तो मूलों का गुणनफल का रिलेशन हुआ, दोनों मूल का गुणनफल किसके बराबर होता है? सी बटा ए के बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर। तो सी यहाँ पे क्या है मेरे भाई? अचर पद है, अचर पद, अचर पद है, अचर पद। और ए क्या होता है मेरे भाई? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? ठीक है मेरे भाई,
तो यहां से हमको ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये वाला फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाला फार्मूला ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए मूलों का गुणनफल बराबर माइनस बी बटाए, और सॉरी मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटाए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। और सी क्या होता है? अचर पद होता है, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात तुमको समझ में आ गया, इतना बात तुमको समझ में आ गया, इतना बात तुमको समझ में आ गया मेरे भाई। ये आया कहां से तुमको जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आया कहां से तुमको जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम जानना चाहते तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। देखो मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये द्विघात समीकरण का रूप होता है, फॉर्म होता है, फॉर्म, ठीक है, ठीक है, और अल्फा और बीटा इसका मूल होता है, अल्फा और बीटा इसका मूल होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये कैसा है मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं ए इसमें से कॉमन खींच लूं, ये ए इसमें से कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा? इधर बताना, इधर क्या बचेगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का इधर से कितना हो जाएगा? बी बटा ए हो जाएगा, बी बटा ए, अरे बताओ ना, ये तो बनेगा बी बटा ए, कॉमन खींच लूंगा पूरे डाटा में से, तो यहां एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए तो इसमें है नहीं तो नीचे में चला जाएगा, तो बी बटा ए इंटू एक्स हो जाएगा, बी बटा ए इंटू एक्स, और ये सी बटा ए बराबर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। इस ए को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा? फाइनली यहां से क्या बच जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटा ए और प्लस का सी बटा ए बराबर जीरो। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। मैं यहां लिख देता हूं भाई, जो फाइनली बन गया वो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटा ए, एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटा ए प्लस का सी बटा ए बराबर जीरो। अगर मैं ए कॉमन खींच लिया, ए कॉमन खींच लिया, ए कॉमन खींच लिया, तो ए अगर उधर चला जाएगा तो यही बन जाएगा, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। तुमको मैं अभी पढ़ा कर निकला हूं कि किसी द्विघात समीकरण का अगर मूल अल्फा बीटा हो तो वो द्विघात समीकरण क्या होता है, तो वो द्विघात समीकरण क्या होता है मेरे भाई, बताना वो द्विघात समीकरण क्या होता है। मैं तुमको अभी बता कर निकला हूं, तो वो द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या बनेगा, बताना मेरे भाई। ये द्विघात समीकरण का फॉर्म बनेगा ए एक्स स्क्वायर, सॉरी, ये द्विघात समीकरण का फॉर्म बनेगा एक्स स्क्वायर। अगर द्विघात समीकरण का दो मूल दिया हुआ अल्फा बीटा, और तो द्विघात समीकरण तुमसे पूछ रहा क्या होगा, तो क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, अरे बताओ ना, यही तो बनेगा। अगर द्विघात समीकरण का दो मूल दिया अल्फा बीटा, तो वो द्विघात समीकरण ऐसे ही तो निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ मेरे भाई, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, ये भी हमारा वही द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण का ओरिजिनल रूप था, मैं इसमें से एक कॉमन खींच के बाहर फेंक दिया, अब भी ये वही द्विघात समीकरण है, ये भी वही द्विघात समीकरण, ये दोनों सेम द्विघात समीकरण है। तो सेम द्विघात समीकरण है तो तुलना करो ना मेरे भाई, तुलना करो ना। यहाँ पे तुलना करेगा तो क्या बनेगा, बताना, तुलना करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ x का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा है, और मेरे भाई यहाँ पे जो x, ये b बटा ए एक्स होगा, ये x छूट गया था मेरे भाई, ये b बटा ए एक्स होगा, ये b बटा ए एक्स होगा, मतलब b बटा ए इंटू एक्स होगा मेरे भाई। अब जब तुम तुलना करेगा तो बताओ मेरे भाई, यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ x का गुणांक कितना है, बताना, यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ x का गुणांक b बटा ए है, b बटा ए। ये दोनों सेम द्विघात समीकरण है, सेम द्विघात समीकरण है, खाली दोनों का शकल बदला हुआ है, मतलब दोनों एक ही द्विघात समीकरण है, सेम वही द्विघात समीकरण, खाली शकल अलग अलग बदला हुआ है मेरे भाई। यहाँ x का गुणांक b बटा ए है, और यहाँ x का गुणांक कितना है मेरे भाई, माइनस अल्फा प्लस बीटा है। यहाँ x का गुणांक कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा है। अगर मैं माइनस इधर फेंक दूंगा तो बता मेरे भाई, माइनस इधर फेंक दूंगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। यहां से आया, ये यहां से आया, ठीक है, ये यहां से आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। इसी प्रकार से दूसरा का तुलना करेगा, तो यहाँ अचर पद सी बटा ए है, यहाँ अचर पद अल्फा इंटू बीटा है, तो अचर पद की अचर पद में तुलना करेगा तो कितना बनाएगा, बताना मेरे भाई। यहाँ से अचर पद अल्फा बीटा है, और यहाँ का अचर पद कितना है, सी बटा ए है। अरे बताओ ना यार, ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, ये एक्स वाला पद है, तो जो बच जाएगा अचर पद होगा ना, तो ये अचर पद इसमें ये है, इसमें अचर पद ये, दोनों द्विघात समीकरण सेम है, खाली शकल अलग अलग है। तो तुलना करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए आया कि नहीं आया? लेकिन मेरे भाई हमको इतना समझने जानने का कोई जरूरत नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है। जो मैं तुमको बता देता हूं बस वो फार्मूला को ध्यान रखना, बस उस फार्मूला को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई,
ठीक है, इतना ही हमारा कंसेप्ट है, इतना ही हमारा कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट पे हम लोग पूरा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं सीट लगवाता हूं। चलो मेरे भाई क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सीट हमारा अभी तैयार नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन सीट में जो शुरुआती क्वेश्चन है वो सिर्फ द्विघात समीकरण का मूल निकालने वाला है। ठीक है, जो टाइप नहीं हो पाया, सीट हमारा तैयार है पूरी तरह से। ठीक है, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लगा रहा हूं सीट, क्योंकि शुरुआत का जो क्वेश्चन है सिर्फ मूल निकालने वाला, वो टाइप ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो जो शुरुआत का क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन सब। सवाल नंबर 1 है, सिर्फ मूल निकालना है हमको। पहला क्वेश्चन सिर्फ मूल निकालने वाला है। एक्स स्क्वायर है प्लस का 20x है, प्लस का 20x है, और प्लस का 91 बराबर 0 है। इसका मूल निकालना है, इसका मूल। ठीक है मेरे भाई, इसका मूल निकालना है, इसका मूल। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x माइनस का 40 बराबर 0। इसका मूल निकालना है, इसका मूल। तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 23x प्लस का 120 बराबर 0 है, 120 बराबर 0। ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। चलो मेरे भाई, इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है जो टाइप नहीं हुआ, इसलिए हमको अलग से लिखना पड़ रहा है बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर प्लस का 19x प्लस का 19x प्लस का 44 बराबर 0, प्लस का 44 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मेरे भाई पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है 12x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 56 बराबर 0, ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन हमारा है 10x स्क्वायर माइनस का 29x और प्लस का 21 बराबर 0 है, प्लस का 21 बराबर 0। ये छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है सातवां क्वेश्चन, वो है 2x स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 21 बराबर 0। ये क्वेश्चन है। चलो मेरे भाई, टाइप नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, हमको सबका मूल निकाल के देना है। ठीक है, और मूल निकालने वाला क्वेश्चन है, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? मैं कभी भी किरान का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो मेरा सीधी धराचार्य फार्मूला, पहले मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसका इस्तेमाल मैं सबसे लास्ट में करूंगा, जब मैं मध्य पद तोड़ने में विफल हो जाता हूं तब मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो हमको सभी का मूल मध्य पद तोड़कर निकालना है। ठीक है, और मध्य पद तोड़ने में भी मैं शॉर्टकट बताया था कि कैसे निकालना है। मेरा भाई ध्यान से सुनना, यहां संख्या क्या है? मध्य पद कितना है? 20 से 20 और फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना है बताना मेरे भाई। यहां नहीं पूछे तो 1 गुना 1 गुना, तो फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना है? 91 है। 91 बनेगा। तो मेरे भाई 20 का ऐसा 2 टुकड़ा देना है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 20 का ऐसा 2 टुकड़ा लगाना है, ऐसा 2 टुकड़ा लगाना है कि जोड़ घटाव करने पे तो 20 आ जाए, लेकिन गुना करने पे प्लस का 91 है। तो बताओ मेरे भाई 20 का ऐसा 2 टुकड़ा क्या होगा जिसको जोड़ घटाव करने पे 20 है, गुना करने पे 91 आए? तो एक टुकड़ा बनेगा 13, एक टुकड़ा बनेगा 7। अरे यही तो दोनों टुकड़ा बनेगा, गुना करने पे 91 आ रहा है, गुना करने पर 91 आ रहा है, और जोड़ने पे 20 आ रहा है, प्लस का 20। ठीक है, तो यही दोनों टुकड़ा बनेगा 13 और 7। तो मैं तुमको क्या समझाया था कि यहाँ जो x का मान होगा वो क्या बनेगा? x का मान क्या बनेगा बताना मेरे भाई। एक वैल्यू 13 हो जाएगा, और दूसरा मेरे भाई x का मान क्या बनेगा? ये दूसरा जो साइड आता है ये दूसरा x का मान होता है, तो x बराबर 7 हो गया। लेकिन ये फाइनली x का मान नहीं है। ठीक है, ये फाइनली x का मान नहीं है। इसके नीचे x स्क्वायर का गुणांक से भाग भी लगेगा, तो बटा का 1 लगा देंगे, बटा का 1 लगाएंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप में साइन पलटी भी मारना होता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। तो बताओ मेरे भाई इसका 2 मूल क्या बना? मैं इस मूल का नाम अल्फा ले लेता हूं, अल्फा। तो इसका 2 मूल क्या बना? अल्फा बराबर क्या बना?
तो मेरे भाई अल्फा बराबर बना माइनस का 13। मैं मूल का नाम बस रख लिया अल्फा बीटा, यहां एक्स एक्स बार बार आ रहा है, मैं इसका नाम अल्फा रख लेता हूं, उसका नाम बीटा रख लेता हूं। तो दूसरा मूल क्या आ गया, दूसरा मूल आ गया माइनस का 7। तो इसका फटाक से दोनों मूल आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से तुमको मूल निकालना है। ठीक है, चलो मेरे भाई इसको बताना, इसका बताना मेरे भाई कैसे मूल निकलेगा, इसका मूल निकालना। ध्यान सुनना मेरे भाई। सबसे पहले यहां पर देखो बीच वाला पद क्या है, +3 है, +3 और फर्स्ट गुना लास्ट यहां पर क्या बनेगा, नहीं कुछ है तो 1 है 1, तो इसके फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल बनेगा -40। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई 3 का ऐसा दो टुकड़ा करना है, इस +3 का ऐसा दो टुकड़ा करना है, ऐसा दो टुकड़ा करना है जिसको जोड़ घटाव करने पे +3 आ जाए लेकिन गुना करने पे -40 आए। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसा टुकड़ा कैसे बनेगा 3 का, बताना। ऐसा टुकड़ा कैसे बनेगा 3 का, बताना मेरे भाई। 8 और 5, 8 और 5, 8 और 5 में चला जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 8 और 5 में चला जाएगा, एक टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 8, सॉरी एक टुकड़ा हो जाएगा प्लस का 8, एक टुकड़ा हो जाएगा प्लस का 8, प्लस का 8 और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 5, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 5। अरे बताओ ना, एक टुकड़ा हो जाएगा प्लस का 8, एक टुकड़ा हो जाएगा प्लस का 8 और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 5। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक टुकड़ा प्लस का 8, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 8। जब मैं दोनों की गुना करूंगा तो -40 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दोनों टुकड़ा की गुना करने पे -40 बन रहा है। और दोनों में अगर जोड़ घटाव करेंगे तो 8 और -5 को अगर जोड़ घटाव करेंगे तो 8 - 5 बराबर कितना बन जाएगा, 3, +3 बना ही तो रहा है। तो जोड़ घटाव करने पे ये दोनों टुकड़ा का जोड़ घटाव करने पे +3 आना चाहिए और गुना करने पे -40 आना चाहिए। तो यही ये दोनों टुकड़ा बनेगा, तो यही ये दोनों टुकड़ा बनेगा, तो यही हमारा x का मान हो जाएगा। बताना मेरे भाई x का मान यहां से कितना हो जाएगा, एगो 8 हो जाएगा और दूसरा x का मान कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई, -5 हो जाएगा, -5 ये बनेगा। लेकिन हमारा ये फाइनल x का मान नहीं है, हमारा फाइनल x का मान नहीं है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद x² का गुणांक से भाग लगाना होता है, तो 1 से यहां भाग लगाया, 1 से यहां भाग लगाया। इसके बाद मेरे भाई साइन चेंज करना होता है, साइन भी चेंज करना होता है। तो ये +8 है तो -8 हो जाएगा, ये -5 है तो इसका साइन +5 हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई फाइनल x का दो मान यहां से क्या आया, मैं x का मान को अल्फा और बीटा रख देता हूं, एक मूल का नाम अल्फा, एक मूल का नाम बीटा रख देता हूं। तो बताओ मेरे भाई अल्फा और बीटा का मान कितना आएगा, -8/1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 और बीटा बीटा दूसरे मूल का वैल्यू कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो इसका दोनों मूल निकल गया 8 और 5। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ये दोनों टुकड़ा तुमको पकड़ना पड़ेगा, कैसे निकलेगा ध्यान से सुनना। यहाँ फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बन रहा है, बताना। यहाँ फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल बन रहा है 120। तोड़ना किसको है, बीच वाला पद -23 को। -23 का ऐसा दो टुकड़ा लगाना है, -23 का ऐसा दो टुकड़ा लगाना है, -23 का ऐसा दो टुकड़ा लगाना है, ऐसा दो टुकड़ा लगाना है जिसकी गुना करने पे प्लस का 120 बन जाए, जिसकी गुना करने पे प्लस का 120 बन जाए। तो बताओ मेरे भाई मैं कैसे लगाऊंगा इसका टुकड़ा, ठीक है, कैसे मैं टुकड़ा लगाऊंगा जिसकी गुना करने पे प्लस का 120 बन जाए, ठीक है, और जोड़ घटाव करने पे -23 रहे, जोड़ घटाव करने पे -23 रहे। 15 और 8, 15 और 8 में टूट जाएगा। 23 को पहले देखो, 23 को पहले 23 को देखा करो, माइनस को छोड़ो, पहले 23 को देखा करो। 23 को क्या ऐसा मैं दो टुकड़ा में तोड़ूंगी गुणनफल 120 आ जाए। तो मेरे भाई 15 और 8 में नहीं आएगा, पहले खाली 23 को देखो, माइनस को मत देखो, पहले 23 को देखो, 23 का दो टुकड़ा करो जिसकी गुना करने पर 120 बन जाए। तो मेरे भाई 23 का दो टुकड़ा क्या बनेगा, जिसकी गुना करने पर 120 बनेगा। तो 15 और 8 ही तो बनेगा, 15 और 8 ही तो बनेगा, 15 और 8 ही तो बनेगा। तो एक तरफ मेरे भाई 15 खड़ा हो जाएगा, एक तरफ 8 खड़ा हो जाएगा, तो 15 × 120 बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई हमको -23 बनाना है, हमको तो -23 सेट करना है ना, -23 सेट करना है। तो किसी एक डाटा को मैं माइनस लूंगा तभी तो -23 बनेगा। तो किसको लेगा माइनस में, बताओ मेरे भाई, किसको लेगा माइनस में, बताओ। -23 लाना है, -23, तो मेरे भाई इसको लेगा माइनस में, -15 को भी माइनस रखेगा और -8 को भी माइनस रखेगा, तभी तो -23 बनेगा। जोड़ घटाव करने पे -15, -8, -23 बना देगा और गुना करने पे मेरे भाई प्लस का 120 बना देगा। तो यही दोनों ये x का मान बनेगा, यही दोनों ये x का मान बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से x का मान कितना कितना बन गया, बताना। एगो वैल्यू बन गया -15 और दूसरा वैल्यू मेरे भाई x का कितना बन गया, बताना। दूसरा वैल्यू बन गया x का -8। ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना होता है मेरे भाई, x² का गुणांक से भाग लगाना होता है। तो इसका x² का गुणांक 1 है तो भाग लगेगा, तो कुछ तो है ना, कोई फर्क ही नहीं पकड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। इसके बाद साइन चेंज करना होता है, तो माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो मेरे भाई यही हमारा दो मूल हो जाएगा, एक मूल का नाम मैं अल्फा रख देता हूं और एक मूल का नाम मैं बीटा रख देता हूं। तो एक मूल हो जाएगा 15, दूसरा मूल हो जाएगा 8, प्लस का 15 प्लस का 8। हमारा बात समझ गया,
हमारा बात समझ गया? चलो मेरे भाई, चलो इस पे आना मेरे भाई, इस सवाल पे आना। इसका मूल निकालना है, क्या बनेगा? तो फर्स्ट गुना लास्ट करो, फर्स्ट गुना लास्ट। फर्स्ट गुना लास्ट कितना बनना चाहिए बताना, फर्स्ट गुना लास्ट कितना बनना है? 44 दूना 88 बनना है, 88। 88 किसको दो हिस्सा में तोड़ना होता है? मध्य पद को दो हिस्सा में तोड़ना होता है, ठीक है मेरे भाई। ये 19 का दो टुकड़ा ऐसा लगाओ, 19 का दो टुकड़ा ऐसा लगाओ, 19 का दो टुकड़ा ऐसा लगाओ जिसकी गुना करने पर 88 आ जाए। पहले इतना दिमाग लगाओ, कैसे ये 19 का दो टुकड़ा निकलेगा जिसकी गुना करने पर 88 बनेगा? 88 बताओ मेरे भाई, कैसे ये दो टुकड़ा बनेगा? बताओ मेरे भाई। अरे 19 को देखकर दिमाग लगाओ ना, 19 का दो टुकड़ा में कैसे बांटूंगा कि गुना करने पर 88 आएगा? तो 11 और 8 नहीं होगा, ये 11 और 8 नहीं होगा। एक टुकड़ा 11 हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 11 और 8, 11 से 88 तो देगा मेरे भाई। यहां पे प्लस 19 सेट करना है, तो इन दोनों से प्लस 19 बनेगा क्या? तो सर 11 प्लस 8 को जोड़ के प्लस 19 भी बना रहा है, ठीक है। तो यही दोनों टुकड़ा बनेगा, यही दोनों टुकड़ा, यही दोनों टुकड़ा बनेगा, यही दोनों टुकड़ा जिसकी गुना करने पे ये प्लस का 88 आ रहा है और जोड़ घटाव करने पे 19 आना चाहिए, प्लस का 19 आना चाहिए, यही दोनों टुकड़ा बनेगा। तो फाइनली एक्स का मान यही हो जाएगा, यही। एगो एक्स का मान यहां से कितना हो जाएगा? 11 बन जाएगा, और दूसरा एक्स का मान यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई? 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8। इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया। लेकिन अभी हमारा ये एक्स का मान फाइनल नहीं आया, ये एक्स का मान फाइनल नहीं आया मेरे भाई। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक से भाग भी लगाना होता है, तो 2 से भाग भी लगाना होता है, तो 2 से भाग भी लगाओ, ठीक है। अभी भी हमारा एक्स का मान फाइनल नहीं आया, अभी भी हमारा ये मूल फाइनल नहीं आया। इसके बाद हमको साइन चेंज करना पड़ता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो अब ये एक्स का मान बनेगा फाइनली, एक्स का मान कितना हो जाएगा? यहां से -11/2 हो जाएगा, और यहां से एक्स का मान कितना बन जाएगा? ये -4/2 बन जाएगा, ठीक है। मैं इसी के एक मूल को अल्फा नाम दे दिया और इसी के दूसरे मूल को मैं बीटा नाम दे दिया, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? चलो मेरे भाई, इसी प्रकार से तुमको इसका मूल निकालना है, इसका मूल। तो तुम बताओ मेरे भाई, फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बनेगा बताना। फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बनेगा बताना मेरे भाई। तो 12 पंचे 60, 600 और 12 चौक 72, 672 हो जाएगा, 672। इसका गुणनफल बनेगा फर्स्ट इंटू लास्ट का 672 नहीं, माइनस का 672 बनेगा। ये 12 गुना का -56 करोगे, 12 गुना का -56 करोगे तो -672 आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर +11 का दो टुकड़ा लगाना है, +11 का दो टुकड़ा ऐसा बनाना है, ध्यान सुनना मेरे भाई। ये +11 का दो टुकड़ा ऐसा बनाना है, दो टुकड़ा ऐसा बनाना है, दो टुकड़ा ऐसा बनाना है जिसकी गुना करने पे माइनस का 672 आए और दोनों टुकड़ा को जोड़ घटाव करने पे 11 आए। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस बार कैसे सेट करोगे? इस बार जो तुम्हारा डाटा है वो बड़ा है, तो बड़ा डाटा रहता है तो घबराना नहीं। ऐसे मैं नहीं सोच पाता हूं तो मेरे पास दूसरा तरीका इसको सेट करने का। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम क्या करो, इस 672 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड। फर्स्ट गुना लास्ट का अभाज्य गुणनखंड कर लो। जब तुम इस दो टुकड़ा को नहीं तोड़ पाएगा नॉर्मली, तो फटाफट अभाज्य गुणनखंड कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अभाज्य गुणनखंड कर लेना, ठीक है। तो यहां से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौक 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16 दूना 32, 168 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 84 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। ये 42 हो गया, 42, ये 42 हो गया, 42। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7। तो फाइनली इसका टुकड़ा क्या बन गया बताना मेरे भाई। ये यहां से 42 को मैं यहां ले गया, 284 में भाग लगाया तो 42 हो गया, 42 यहां चला गया। फाइनली हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। मेरा अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना का 2, 2 गुना का 2 गुना का 2 और गुना का 3 गुना का 3 गुना का 7। ये अभाज्य गुणनखंड आ गया नहीं। अब इस अभाज्य गुणनखंड में इतना सारा टुकड़ा है, इसको दो टुकड़ा बना के किसी तरह से +11 सेट करो, किसी तरह से +11 सेट करो, +11 सेट करो मेरे भाई। 11 कैसे सेट होगा? ये अलग अलग टुकड़ा, इससे दो टुकड़ा ऐसा बनाओ जिससे 11 सेट हो जाए, ठीक है। गुना का टेंशन मत लो, गुना का में इसकी गुना करेगा तो 672 आना ही है। चाहे पूरे टुकड़ा की गुना करो, चाहे इसका दो टुकड़ा बना के करो, आना तो 672 ही है। तो गुना ऑलरेडी सेट है, तुम खाली +11 कैसे बनाएगा वो सोचो, किस टुकड़ा का इस्तेमाल करके 11 कैसे बनाएगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, इन सभी टुकड़ा को हमको दो ही टुकड़ा बनाना है, तो 11 कैसे बनाएगा बताना मेरे भाई। ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 को मैं एक तरफ रख लेता हूं, ठीक है। और 3 सतह 21 को मैं एक तरफ रख लेता हूं, 16 को मैं एक तरफ रख लेता हूं और 21 को मैं एक तरफ रख लेता हूं। तो दोनों को बीच में क्या बनेगा मेरे भाई? ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 ही बनेगा, 11 बना नहीं। जोड़ घटाव करने पे 11 होना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके से ये टुकड़ा नहीं सेट हुआ, इस तरीके से ये टुकड़ा नहीं सेट हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो दूसरा तरीका क्या है बताना, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 को मैं एक तरफ रख लेता हूं और इसको 3 दूना 6 7 42 को एक तरफ रखूंगा, तब भी ये नहीं बनेगा, तब भी ये नहीं बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, फिर अगला मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा, ऐसे तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 को एक तरफ रख लेता हूं और 7 दूना 14 को एक तरफ रख लेता हूं, तो 10 ही बनेगा, सेट नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई कैसे बनेगा ये, 7 दूना 14 दूना 28 को एक तरफ रख लेता हूं, 3 दूना 6 दूना 12 को एक तरफ रख लेता हूं, 2 दूना 4, ये कहीं पे गलत है क्या, कहीं पे अभाज्य गुणनखंड निकालने में मिस्टेक हो गया क्या, ये 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 छक 12, 2 से ठीक है, ये 2 इकाई 2 2 छक 12 2 अठे 16, 2 से 8 4 84। यहां पे मेरे भाई दिक्कत है, यहां पे मेरे भाई दिक्कत है, ध्यान से सुनना, यहां पे दिक्कत है, यहां से आगे बढ़ना है, यहां से आगे, ये 2 से लगाने पे यहां कितना आया है 84 आया है, 84, यहाँ पे 168 था, यहाँ पे 168 था। ठीक है मेरे भाई, मैं इसमें स्टेप कम था, मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, 2 से 168 वाला यहाँ से शुरू कर लिया, वापस 2 से लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42, फिर 2 से लगाऊंगा तो 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगाऊंगा तो 7 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई गलत निकल गया था यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड गलत निकल गया था। चलो मेरे भाई, अब अभाज्य गुणनखंड हमारा सही हो गया, अब अभाज्य गुणनखंड सही होगा। अरे यार इसको एक ही बार में कर लो, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, ये 672 का अभाज्य गुणनखंड एक ही बार में निकालो, एक ही बार में, ये 3 हो जाएगा, 336 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएगा तो कितना हो जाएगा 2 16 दूना 32 1 2 अठे 16 168 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएगा तो 84 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएगा तो 42 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएगा तो 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएगा 7 लगाएगा। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालो फटाफट। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बताने मेरे भाई, कै गो 2 है 3 2 5 गो 2 है, 3 4 5 गो 2 है, एगो 3 है एगो 7 है। ठीक है, अभी इस टुकड़ा से 11 सेट करना, 11 कैसे सेट करेगा 11 मेरे भाई बताना, कैसे सेट करेगा 11 बताना मेरे भाई। देखो ध्यान से, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, 32 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ और 21 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। ध्यान सुना, एक ही बार में सेट हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये 32 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ और 7 21 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। फाइनली 2 ही टुकड़ा बनाना है, इन सभी टुकड़ा से 2 ही टुकड़ा बनाना है, एक तरफ 32 को एक तरफ 21 को सेट कर लिया। तो 32 और 21 यहाँ पे जोड़ के ज्यादा बना रहा है, लेकिन घटा के 11 बना रहा है, चाहे जोड़ के बनाए चाहे घटा के बनाए, किसी तरह 11 सेट करो 11। तो मेरे भाई 21 10 31 32 यहाँ घटा के बना रहा है, घटा के, तो इसका फाइनली 2 टुकड़ा बन गया ना, एक टुकड़ा हो गया 32, एक टुकड़ा हो गया 32 और दूसरा टुकड़ा कितना हो गया 21। मेरे भाई इसकी गुना करो, चाहे तुम इन सब की गुना करो तब भी 672 आएगा। ठीक है मेरे भाई, या तो इस सब की गुना करो तब भी 672 आएगा, या मेरे भाई इस दोनों को भी गुना करेगा तब भी 672 ही आएगा। दोनों बात तो सेम ही है। मैं इसी को एक फॉर्म में बना लिया, इतना बड़ा टुकड़ा को एक टुकड़ा कर लिया, दोनों टुकड़ा को एक टुकड़ा कर लिया, तो गुना करने पे तो 672 आएगा ही आएगा। बस तुमको जोड़ घटाव का टेंशन था, जोड़ घटाव का। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 32 और 21 में ये टूट गया, 32 और 21 गुना करके 672 बना लेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या सेट करना है मेरे भाई, प्लस का 11 सेट करना है। तो 32 और 21 से प्लस का 11 कैसे सेट करोगे बताना मेरे भाई, ये 32 और 21 से प्लस का 11 कैसे सेट करोगे बताना, कैसे सेट करोगे बताना मेरे भाई। तुम जोड़ेगा, तुम इस 32 प्लस 21 को जोड़ेगा, 32 प्लस 21 को जोड़ेगा तब तो ज्यादा चला जाएगा ना। हमको प्लस और 11, हमको प्लस 11 सेट करना है, तो मेरे भाई घटाना पड़ेगा, तो प्लस 11 आना चाहिए। ठीक है, तो घटाना पड़ेगा, तो 32 को प्लस में रखेंगे और 21 को माइनस में रखेंगे, तो ये मेरा 2 टुकड़ा बना, प्लस 32 और माइनस 21, यही 2 टुकड़ा बना मेरे भाई, प्लस 32 और माइनस 21। ठीक है, प्लस 32 और माइनस 21, इन दोनों को जोड़ेगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, यानी जोड़ घटाव करेगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, और जब इन दोनों की गुना करेगा तो 32 गुना 21 672 हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस माइनस 672 हो जाएगा। तो यही 2 टुकड़ा बना, यही 2 टुकड़ा, तो यही 2 टुकड़ा हमारा x का मान होगा। एक हो जाएगा प्लस का 32 और दूसरा हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा मान कितना आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा, माइनस का 21। ठीक है, लेकिन फाइनल ये हमारा x का मान नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक से भाग भी लगाना होता है, तो मैं दोनों में 12 से भाग लगा दिया, मैं दोनों में 12 से भाग लगा दिया। ये भी हमारा फाइनल कैलकुलेशन नहीं है, अभी इसका साइन पलटी मारना है। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमारा एक्स का मान आएगा, काट दो इसको, 4 × 12 4 × 8 32, यहां से काटेगा तो 3 × 4 12 3 × 7 21। तो फाइनली यहां से अल्फा और बीटा का मान कितना मिल गया, यहां से अल्फा का मान कितना हो गया, मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, मैं इसको बीटा मान लेता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, अल्फा बराबर यहां से कितना बन गया, अल्फा हो गया -8/3। ठीक है, और बीटा कितना मिल गया बताना मेरे भाई, बीटा कितना मिल गया, बीटा कितना मिल गया 7/4 बन गया।
बीटा कितना बन गया 7/4 बन गया, 7/4। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई 2 क्वेश्चन है और फटाफट निकालो। इसका मूल बताना है, इसका मूल पहले बताओ। फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना आएगा, 210 आएगा, 210। फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना आएगा मेरे भाई, 210 आएगा, 210। ठीक है, किसको 2 पार्ट में तोड़ना है बताना, किसको 2 पार्ट में तोड़ना है? इस -29 को 2 पार्ट में तोड़ना है। -29 का 2 पार्ट में तोड़ना है, 2 पार्ट में। -29 का 2 पार्ट कैसा होगा, जिसकी जोड़ घटाव करने पे -29 आए, गुना करने पे 210 आए। तो ये तो आसान डाटा है ना, ये तो आसान डाटा, ये तो टूट ही जाएगा ना। तो बताओ मेरे भाई कैसे 210 बनेगा, बताना कैसे 210 बनेगा, बताना मेरे भाई कैसे 210 बनेगा, 210 कैसे बनेगा? ठीक है, ये 29 को कैसे मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो 210 बन जाएगा, बताना बताना मेरे भाई कैसे बनेगा। देखो ध्यान से, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो 210 का भाज्य गुणनखंड फटाफट कर लो। ये 2 से 105 चला जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 तिहाई 9, 3 बचे 15 चला जाएगा, और इधर 5 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना का 7। ठीक है, अब इस टुकड़ा से तुम क्या सेट करेगा, इस टुकड़ा से क्या सेट करेगा? गुणनफल का टेंशन मत लो, गुणनफल 210 बन जाएगा। इस अभाज्य गुणनखंड से तुम 29 बनाओ, पहले 29 कैसे सेट करेगा ये बनाओ, पहले 29 सेट कराओ। 29 कैसे सेट होगा मेरे भाई, बताना बताना कैसे सेट होगा। 2 6 6 पंजे 30, 30 में से 7 चला जाएगा तो 23 ही बनेगा। ठीक है, ये हुआ नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 को रखूंगा, 7 21 और 5 दूना 10, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। तो मेरे भाई 7 को 2 के साथ रखूंगा तो 14, और 5 को 3 के साथ रखूंगा तो 15। तो मेरे भाई 14 और 15 मिलकर सेट कर देगा ना, 14 और 15 मिलकर सेट कर देगा ना। मैं 2 7 को एक साथ कर लिया तो 14 हो गया, और 3 5 को एक साथ कर लिया तो 15 हो गया। तो फाइनली 14 और 15 मिलकर 29 बना लेगा ना, 14 15 जोड़ के 29 बना लेगा, जोड़ के 14 15 जोड़ के 29 बना लेगा। हम बाद में -29 सेट करेंगे, पहले 29 कैसे बनेगा ये दिमाग लगाओ। ठीक है, तो मेरे भाई एक डाटा को 14 एक डाटा को 15 रखेंगे तो जोड़ के ये 29 बना लेगा, और गुना करने पे 210 तो बनेगा, इसका टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई एक डाटा हमारा क्या हो गया, 14 हो गया 14, दूसरा की तरफ क्या हो गया, 15 हो गया 15। ठीक है, ठीक है, 29 का दोनों टुकड़ा लग गया, लेकिन हमको तो -29 सेट करना है ना। तो मेरे भाई इन दोनों डाटा से -29 कैसे बनेगा, ये दोनों डाटा से -29 कैसे बनेगा? मैं दोनों को खाली जोड़ दूंगा तो +29 बन जाएगा। तो दोनों को जोड़ घटाव करके -29 बनाना है, तो दोनों को माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर ये -29 बनेगा। -14 प्लस का -14, फाइनली -14 -15 माइनस का 29 बन जाएगा। और जब गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 गुना 14 210 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो दोनों टुकड़ा हमारे पास आ गया। बताना मेरे भाई x का मान क्या बन जाएगा, यहाँ से x का मान क्या बन जाएगा, एक वैल्यू -14 हो जाएगा और दूसरा वैल्यू मेरे भाई -15 हो जाएगा। लेकिन ये सही है नहीं, अभी इसमें काम बाकी है। अभी इसमें x² का गुणांक नीचे में भाग लगाएगा, 10 से यहां भी भाग लगेगा, 10 से यहां भी भाग लगेगा। इसके बाद मेरे भाई इसमें अभी भी काम बाकी है, साइन चेंज होना बाकी है। तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब मेरे भाई इसका फाइनल वैल्यू अब बन जाएगा। अब बताओ मेरे भाई इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई करेगा तो कितना हो जाएगा बताना, 2 से तो कटेगा, तो 2 7 14, 2 पंचे 10, 7/5। इसको मैं अल्फा ले लेता हूं। ठीक है, और यहाँ जो x का मान सिंपलीफाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10, 3/2। इसका वैल्यू मैं बीटा ले लेता हूं, तो इसका दो मूल कितना है, 7/5 और 3/2 आया। ठीक है, जो भी झमेला है वो इसी को तोड़ने में झमेला होता है। जैसे ही तोड़ा तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम नॉर्मल नहीं तोड़ पाते तो फटाफट अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड निकाल के जो उसका भाज्य का टुकड़ा, उसका 2 टुकड़ा बना के ये डाटा सेट करने का प्रयास करो। बीच वाला डाटा प्लस माइनस छोड़ के पहले जो डाटा मेन है हमारा वो सेट करो। जब वो 29 सेट हो जाएगा तब मैं प्लस माइनस का खेल बाद में खेल लूंगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, एक क्वेश्चन हमारा ये लास्ट है, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। बताओ मेरे भाई इसका फर्स्ट गुना लास्ट कितना बनेगा बताना। ये 2 गुना का -21 कितना बनेगा, माइनस का 42 बन जाएगा, माइनस का 42 बन जाएगा। किसका 2 टुकड़ा लगाना है मेरे भाई बताना, हमको -11 का 2 टुकड़ा लगाना है, -11 का 2 टुकड़ा, -11 का 2 टुकड़ा ऐसा लगाना है जिसकी गुणनफल करने पे -42 हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये छोटा डाटा आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा मेरे भाई। 11 का 2 टुकड़ा ऐसा बनाओ जिसकी गुना करने पे है ना 42 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, -42 रहा है। तो मेरे भाई हमको पता है एक टुकड़ा अगर मैं -6 लेता हूं और दूसरा टुकड़ा मैं -6 7, नहीं ये नहीं बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तो 14 और 11 में तोड़ना, 14 और 3 में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक टुकड़ा को मैं -14 रखूंगा और दूसरे टुकड़ा को मैं 3 रखूंगा, तभी तो ये टूटेगा मेरे भाई। -14 और 3, -11 का 2 टुकड़ा बनेगा, -14 और 3,
अरे पहले 11 को देखो, 11 का दो टुकड़ा बनाओ जिसको गुना करने पर 42 आ जाए, ठीक है। तो 11 का दो टुकड़ा क्या बनेगा मेरे भाई, अगर मैं जोड़ के बनाऊंगा तो कभी नहीं ये दो टुकड़ा बनेगा। तो मेरे भाई फाइनली 14 में से 3 को घटाना पड़ेगा, 14 और 3, 14 क्या है 42, गुना करने पे और इसका दो टुकड़ा बनेगा -14, एक टुकड़ा बनेगा 3, -11 का दो टुकड़ा बनेगा, एक टुकड़ा -14, एक टुकड़ा बनेगा 3, जोड़ घटाव करने पे -11 देगा, गुना करने पे माइनस का 42 दे रहा है, ठीक है, गुना करने पे माइनस का 42 दे रहा है। तो फाइनली ये दोनों टुकड़ा हमारा सिलेक्ट हो गया, फाइनली यही दोनों टुकड़ा हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है, जिसको जोड़ घटाव करने पे -11 देगा और गुना करने पे मेरे भाई तो फाइनली यही दोनों हमारा x का मान आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई x का मान यहां से क्या आ जाएगा बताना। तो एक मान आएगा -14 और दूसरा x का मान क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, दूसरा मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3। लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमको x² का गुणांक से भाग लगाना बाकी है। तो मेरे भाई इसमें किससे भाग लगेगा? 2 से। इसमें भी किससे भाग लगेगा? 2 से। तो तुम बताओ मेरे भाई इसके बाद क्या करना होता है? साइन चेंज करना होता है, साइन चेंज। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली यहां से x का मान कितना बना बताना। यहां से फाइनली x का मान मतलब अल्फा बराबर कितना बना बताना मेरे भाई, 14/2 7 हो गया। और बीटा बराबर कितना बनेगा बताना मेरे भाई, -3/2 हो गया, -3/2 हो गया। तो यही हो गया हमारा 2 मूल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको मूल निकालना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। हमारा अगर क्लास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और तुम लोग को क्लास में अच्छी तरीके से ले सको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।